अगर इन महापुरुषों की विचारधारा, इन महापुरुषों का मूवमेंट, इन महापुरुषों का मिशन, उद्देश्य समझ में आ जाए तो समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। देश में क्रांति वाली स्थिति है, रिवोल्यूशनरी स्थिति है, लेकिन क्रांति नहीं हो रहा है। देश के जो हालात हैं, देश की जो परिस्थितियां हैं, वो ऐसी परिस्थितियां हैं कि क्रांति होनी चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता संरचना में परिवर्तन होना चाहिए, पावर स्ट्रक्चर में परिवर्तन होना चाहिए, लेकिन वो परिवर्तन हो नहीं पा रहा है। क्यों नहीं वो परिवर्तन हो पा रहा है? इसलिए परिवर्तन नहीं हो पा रहा है कि इस देश में जो शोषित जातियां हैं, जो पीड़ित जातियां हैं, उन जातियों का आपस में जब तक समन्वय नहीं बनेगा, आपस में जब तक भाईचारा नहीं बनेगा, आपस में जब तक बंधुत्व नहीं बनेगा, तब तक जो है हम कोई भी बहुत बड़ा क्रांति नहीं कर सकते। तो कोई भी बहुत बड़ा क्रांति अगर हम करना चाहते हैं, कोई भी बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं समाज में और देश में, इस क्रांति को करने के लिए कुछ पूर्व शर्तें हैं, कुछ पूर्व शर्त है। उन पूर्व शर्तों को पूरा किए बगैर हम बहुत बड़ा बदलाव नहीं ला सकते। तो क्या है पूर्व शर्त? तो पूर्व शर्त है ये है साथियों कि जो शोषित जातियां, जो शासित जातियां, जो पीड़ित जातियां हैं, जो मजलूम जातियां हैं, उनको अगर व्यवस्था परिवर्तन करना है, उनको अगर पावर स्ट्रक्चर में, सत्ता संरचना में बदलाव लाना है, तो उसके लिए कुछ पूर्व शर्तें हैं। वो 4 पूर्व शर्तें हैं साथियों। 4 पूर्व शर्त क्या है? पहली पूर्व शर्त है साथियों कि जिन शोषित और शासित जातियों को व्यवस्था परिवर्तन की जरूरत है। व्यवस्था परिवर्तन समझ रहे हैं ना? व्यवस्था परिवर्तन, शासन, देश में जो शासन व्यवस्था है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया, ये व्यवस्था के मुख्य 4 स्तंभ हैं। और हमारे समाज की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान तभी हो सकता है जब इस व्यवस्था में, इस पावर स्ट्रक्चर में, संख्या के अनुपात में हमारे लोग वहां पहुंचे। हमारी जो संख्या है, उस संख्या के अनुपात में सत्ता संरचना में हमारे लोग नहीं पहुंचेंगे, सत्ता संरचना में हमारे लोगों की भागीदारी नहीं होगी, तो हम अपनी समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इसकी जो पहली पूर्व शर्त है कि जो शोषित और शासित जातियां हैं, जो विक्टिम ऑफ द सिस्टम है, जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, उन पीड़ित जातियों का, उन शोषित जातियों का एक ही उद्देश्य होना चाहिए। उनका एक समान उद्देश्य होना चाहिए। उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, समान उद्देश्य। दूसरा है साथियों, इन शोषित और शासित जातियों की एक समान विचारधारा होनी चाहिए। पहला हो गया कॉमन ऑब्जेक्टिव, दूसरा हो गया कॉमन आइडियोलॉजी, समान विचारधारा, तीसरा हो गया साथियों, इन शोषित और शासित जातियों में लीडरशिप पैदा करना होगा, नेतृत्व का विकास करना होगा। और चौथा है साथियों, इन शोषित और शासित जातियों का आपस में ध्रुवीकरण, जिसको हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन, इनका आपस में ध्रुवीकरण। अगर हम व्यवस्था परिवर्तन करना चाहते हैं, अगर हम सत्ता संरचना में बदलाव लाना चाहते हैं, तो सत्ता संरचना में बदलाव लाने की पूर्व शर्त है कि जो शोषित पीड़ित जातियां हैं, जो शोषित शासित जातियां हैं, उन शोषित शासित जातियों का, राजीव भाई, एक समान उद्देश्य होना चाहिए, एक ही उद्देश्य होना चाहिए। क्योंकि ये जो शोषित पीड़ित जातियां हैं, ये एक ही बीमारी से ग्रसित हैं।
वो बीमारी का हो सकता है कि किसी को 102 डिग्री बुखार हो, किसी को 100 डिग्री बुखार हो, किसी को 103 है, किसी को 105 से ऊपर जाने पे शायद आदमी की बचने की संभावना कम होती है। ये अलग हो सकता है कि किसी का बुखार 103 है, किसी का 102 है, किसी का 100 है, लेकिन सभी लोग बुखार से पीड़ित हैं, सभी लोग समस्या से ग्रसित हैं, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, या इन समाजों से जिन्होंने अब समय समय पर अपना धर्म परिवर्तित करने पर मजबूर हुए हो, जिसको हम धार्मिक अल्पसंख्यक कहते हैं, रिलीजियस माइनॉरिटी कहते हैं, तो सभी की समस्याएं एक जैसी है। तो जब समस्या एक जैसी है तो उद्देश्य भी एक ही होना चाहिए। तो पहली पूर्व शर्त है कि उनका एक समान उद्देश्य होना चाहिए। दूसरी पूर्व शर्त है, लेकिन अभी क्या इन जातियों का एक समान उद्देश्य है? नहीं। एक ही उद्देश्य के लिए लोग काम कर रहे हैं कि हम सब लोग व्यवस्था से पीड़ित हैं, तो हम लोग सब एकजुट होकर एक झंडे के तले, एक बैनर के तले इकट्ठा होकर जो है हम एक उद्देश्य के लिए आगे आए, इस व्यवस्था परिवर्तन का जो उद्देश्य है उसके लिए आगे आए। ऐसी सोच तो अभी है नहीं हमारे लोगों में। एक कटु सत्य है, ये सच्चाई है। दूसरा है कि इनका एक समान विचारधारा होनी चाहिए, एक ही विचारधारा होनी चाहिए। इस देश में बहुत सारी विचारधाराएं हैं। गांधीवाद की विचारधारा है, मार्क्सवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है, लोहियावादी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा है, साम्यवादी विचारधारा है। लेकिन जिन विचारधाराओं की, जिन आइडियोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, उस आइडियोलॉजी पे चलकर जो शोषित और शासित जातियां हैं, जो पीड़ित जातियां हैं, जो विक्टिम ऑफ दिस सिस्टम है, उनका इन विचारधाराओं पे चलकर उनका भला नहीं हो सकता है। गांधीवाद की विचारधारा से इनका भला नहीं होने वाला है। साम्यवादी की विचारधारा से इनका भला होने वाला नहीं है। मार्क्सवादी विचारधारा से क्यों नहीं भला होने वाला है? क्योंकि उस विचारधारा का जो लीडरशिप है, उस विचारधारा का जो नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो कौन लोग हैं? वो कौन लोग हैं? वो वही लोग हैं जिन्होंने हमें इस व्यवस्था में अधिकार वंचित करके रखा है। उसके नेतृत्व वही कर रहे हैं ना। आप साम्यवादी विचारधारा की बात कीजिए, कम्युनिज्म की बात कीजिए, तो कम्युनिस्ट की जो आइडियोलॉजी, उसका नेतृत्व भारत में किनके हाथों में? किनके हाथों में? गांधीवादी विचारधारा के नेतृत्व कौन कर रहे हैं? कांग्रेस तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस में जो लीडरशिप है वो किनके हाथों में है? तो जब तथाकथित अपर कास्ट की जातियों के लोगों में गांधीवाद, साम्यवाद, मार्क्सवाद, ये एक ही लोग हैं, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो हम जिस समाज से आते हैं, जिस सोसाइटी से आते हैं, उस सोसाइटी का अगर भला किसी विचारधारा से हो सकता है तो वो विचारधारा है फूले साहू अम्बेडकरवाद की विचारधारा। हम जो है, हमारी जो उत्थान है, हमारा जो कल्याण है, हमारा जो आगे बढ़ने का रास्ता है, वो है फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा। हमारा भला जो है फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा पे चल के ही हो सकता है। फूले साहू अम्बेडकर की विचारधारा का जो लीडरशिप करने वाले जो संगठन है, उस ऑर्गेनाइजेशन से ही हमारा भला हो सकता है। जिनका हम नाम लिए, उस विचारधारा से हमारा भला नहीं हो सकता है। और आज देश में ऐसे हालात और ऐसी परिस्थितियाँ बनी है कि हम जो है शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के लोग, ओबीसी के लोग या धार्मिक अल्पसंख्यक के लोग इस विचारधारा बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। अभी बनी नहीं है। इन शोषित शासित जातियों की एक विचारधारा अभी इस देश में बनी नहीं है, बनने की प्रक्रिया में है, बनने की प्रक्रिया में है। तो व्यवस्था परिवर्तन के लिए दूसरी पूर्व शर्त है साथियों, समान विचारधारा, कॉमन ऑब्जेक्टिव। और तीसरी पूर्व शर्त है कि इन शोषित और शासित जातियों में हमें लीडरशिप डेवलप करना होगा, नेतृत्व का विकास करना होगा। आज
हम लोग का जो समाज है, अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है या धार्मिक अल्पसंख्यक है, इन समाजों में नेता का कमी नहीं है। नेता बहुत है, सो कॉल्ड लीडर बहुत है, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो समाज व्यवस्था है, जो गैर बराबरी पर आधारित जो समाज व्यवस्था है, उस व्यवस्था के परिवर्तन करने के लिए लीडरशिप का अभाव है। व्यवस्था परिवर्तन करने वाला नेतृत्व का अभाव है। तो हमें अपने समाज में ऐसी लीडरशिप डेवलप करनी है जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए तत्पर हो, जिसके अंदर समाज के प्रति कसक हो, समाज के दर्द को, समाज की पीड़ा को, समाज की समस्या को अपनी पीड़ा माने, समाज की समस्या को अपनी समस्या समझता हो, समाज पे हो रहे जुल्म अत्याचार को ऐसा मानता हो कि ये समाज पे नहीं बल्कि मेरे ऊपर हो रहा है। वही व्यक्ति इस तरह के विचारधारा वाले संगठन का नेतृत्व करेगा और वैसा ही लीडरशिप हमें समाज में विकसित करना है। शेड्यूल कास्ट में करना है, शेड्यूल ट्राइब में करना है, ओबीसी में करना है, और धार्मिक अल्पसंख्यक सभी समाज जो है, हम जिनको धार्मिक अल्पसंख्यक कर रहे हैं, हम उस धार्मिक अल्पसंख्यक का कर रहे हैं जो आज से 200 साल पहले, 300 साल पहले, या हो सकता है कि 1000 साल पहले, 500 साल पहले, ये जो भारत की जो मनुवादी व्यवस्था है, इस मनुवादी व्यवस्था से पीड़ित होकर वो मजबूर हो गया अपना धर्म परिवर्तित करने के। आज इस देश में मुसलमानों का जो बहुत बड़ा तबका है वो कोई विदेश से नहीं आया है, वो विदेशी नहीं है, वो इसी देश के मूल निवासी बहुजन समाज के लोग, लेकिन उन्हें इस देश की जो मनुवादी व्यवस्था है, ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, उन्होंने इतना इनको सताया है, इतना इनको पीड़ा दिया है, इतना इनको कष्ट दिया है कि ये मजबूर हो गए कि अगर हमें अपनी मान सम्मान को बचाना है तो हमें धर्म परिवर्तित कर लेना चाहिए।